नमस्कार, स्वागत है तक्षशिला एकेडमी जोधपुर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। अगर आप एसआई की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप आरएएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आपका एक टॉपिक है और वो टॉपिक है राजस्थान के प्रागैतिहासिक स्थल। राजस्थान की सभ्यताएं वगैरह पढ़ते हैं ना, तो एक टॉपिक आता है, सभ्यताओं को जोड़ के बनाया जाता है, जिसको है कहा गया है राजस्थान के प्रागैतिहासिक स्थल। तो इसी के बारे में बात करेंगे और इससे रिलेटेड कौन कौन से सवाल बनते हैं आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, आरएस प्री का, एसआई का ये टॉपिक है, पहला टॉपिक है राजस्थान जीके में। और देखिएगा, पहले बात करता हूं मैं आपके सामने प्रागैतिहासिक स्थल। तो देखिए, हमारे यहाँ पर प्रागैतिहासिक स्थलों को तीन भागों में बांटा गया है, यानी तीन अलग अलग कालक्रम, तीन युगों में इसको सेट किया गया है। अब कौन से काल से रिलेटेड किस प्रकार का सवाल बन सकता है और ये तीन कौन कौन से युग है उनके बारे में बात करते हैं। तो पहला युग है जिसको नाम दिया गया है प्रागैतिहासिक काल का पहला युग, जिसका नाम है पूरा पाषाण युग। पूरा पाषाण काल को या पूरा पाषाण युग को हम लोग पैलियोलिथिक युग कहते हैं या फिर इसको अर्ली स्टोन एज कहते हैं। इस युग में कहते हैं कि मानव था वो पूरा यायावर जीवन जीता था, कभी यहां गया, कभी वहां गया, कभी ऐसे जानवरों को मारा, कभी मछली को मारा, कभी कंद खाया, कभी मूल खाई, कभी जड़ें खाई, कभी फल खाया, कुछ भी खाया और अपना जीवन यापन मस्ती के साथ व्यतीत किया था। तो कहते हैं कि इस युग में मानव क्या करता था, जो हथियार बनाता था वो क्वार्टजाइट पत्थर के बनाता था। तो मानव के जो हथियार थे वो क्वार्टजाइट पत्थरों से निर्मित था। स्पेशली वो पूर्ण रूप से जंगलों पर निर्भर था, पशुओं पर निर्भर था। और ये जो पूरा पाषाण काल के जो राजस्थान में अवशेष मिले हैं, एक तो इंद्रगढ़ बूंदी से मिले हैं और एक जयपुर से मिले हैं। इन दोनों स्थलों की खोज की थी शेटनकर ने। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना होगा कि झालावाड़ के अंदर भी शेटनकर थे, उन्होंने पूरा पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की है। जालोर में जो लूणी नदी का बहाव क्षेत्र है, वहां पर कहते हैं कि बी आलचिन को पूरा पाषाणकालीन सभ्यता के क्या मिले हैं, अवशेष मिले हैं। दूसरे युग की बात करूं तो उसको कहते हैं मध्य पाषाण काल, और मध्य पाषाण काल को ही कहा गया है मिडल स्टोन एज या फिर इसको कहा गया है मेसोलिथिक युग। और इस पूरा पाषाण काल की जो मध्य पाषाण काल सभ्यता है, इसके राजस्थान में तीन अवशेष मिले हैं, तीन नदियों के किनारे। कौन कौन सी नदियां? एक लूणी नदी, एक बेड़च नदी और बैराट नदी। सवाल कैसे बनेगा? सवाल ये पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे मध्य पाषाणकालीन सभ्यता के अवशेष मिले? तो आप कह देना लूणी, बेड़च और बैराट। अब इस सभ्यता में क्या देखने को मिलता है? तो इस सभ्यता में कहते हैं कि मानव स्थायी रूप से आवास बनाना शुरू कर देता है, यानी अपना एक पर्टिकुलर एक स्थान बना देता है और उसी स्थान में वो रहता है। तीसरा जो युग है उसको कहते हैं नव पाषाण काल या फिर उत्तर पाषाण काल युग कहते हैं, या फिर इसको कहते हैं नियोलिथिक युग। अब इसमें कहते हैं कि मानव का जो जीवन है वो ग्रामीण जीवन शुरू हो जाता है, और इस युग में कहते हैं कि वो कृषि को भी शुरू कर देता है, अन्न को पकाकर खाता है। और मृतक थे इन दोनों युगों में, यानी पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल में मृतक होते थे, उनको कैसे क्या किया जाता था कि मरने के बाद छोड़ दिया जाता था। लेकिन यहाँ पर मृतकों के साथ सम्मानजनक व्यवहार शुरू हो जाता है, उनको जमीन में गाड़ना प्रारंभ कर देते हैं, यानी समाधि देते थे उनकी। पहिए का आविष्कार मध्य पाषाण काल की या नव पाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। भोजन को वो पकाकर खाते थे, और बर्तन थे वो इनके मृद भांड यानी मिट्टी से बनाकर ये प्रयोग करते थे। तो मिट्टी के बर्तन जो बनना प्रारंभ होते हैं वो नव पाषाण काल में ही प्रारंभ होते हैं। अब आगे बात करते हैं राजस्थान की प्रमुख सभ्यताओं के बारे में। तो पहली सभ्यता जिसका नाम है बागोर सभ्यता। बागोर सभ्यता से रिलेटेड आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में किस प्रकार के सवाल बनेंगे तो उनके बारे में बात करूं तो बागोर सभ्यता पूछी जाएगी किस जिले में? तो आप कह देना भीलवाड़ा जिले में। किस नदी के किनारे मिली? आप कह देना कोठारी नदी के किनारे मिली। और अगर इसकी खोज कहे तो दो लोगों ने की थी, वीएन मिश्र और एलएस लेशनिक। वीरेंद्रनाथ मिश्र और एलएस लेशनिक, इन दोनों ने की थी और इन दोनों ने यहाँ पर उत्खनन किया था। अब यहाँ पर क्या क्या चीजें मिली है उसके बारे में बात करूं तो कहते हैं कि बागोर सभ्यता है, इस सभ्यता को कहा जाता है कि पाषाणकालीन सभ्यताओं में सबसे संपन्न सभ्यता थी। यहाँ पर कृषि और पशुपालन के प्राचीनतम अवशेष मिले। सवाल बेहतरीन बनेगा कि राजस्थान में कृषि और पशुपालन के, कृषि प्लस पशुपालन, कृषि भी और पशुपालन दोनों के जो प्राचीनतम अवशेष है वो कहां से मिले? आप कह देना बागोर सभ्यता से। यहाँ पर लघु पाषाण काल के जो लघु पाषाणकालीन सभ्यता है उसके उपकरण मिले और तांबे के भी उपकरण मिले थे। बागोर सभ्यता को हम आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहते हैं, ये भी याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। यहाँ पर अगर आप नोट डाल के लिखते हो तो भी आप लिख सकते हो कि राजस्थान में आदिम संस्कृति का संग्रहालय किस सभ्यता को कहा जाता है?
भागोर सभ्यता को कहा जाता है। भागोर सभ्यता अपने आप में फेमस इसलिए है क्योंकि यहाँ पर मध्य पाषाण काल और लघु पाषाणकालीन सभ्यताओं के केंद्र हुआ करते थे। अगली सभ्यता के बारे में बात करूं तो अगली सभ्यता है जिसको हम लोग कहते हैं तिलवाड़ा सभ्यता। तिलवाड़ा सभ्यता है वो बाड़मेर जिले में मिली है और इसकी खोज 1967 में हुई थी। इसके जो खोजकर्ता थे, एक का नाम था वीरेंद्रनाथ मिश्र और एक का नाम था एलएस लेशनिक। ये सभ्यता है वो लूनी नदी के किनारे मिली है। तिलवाड़ा सभ्यता की कुछ विशेष बातें हैं। तिलवाड़ा सभ्यता की विशेष बात यह है कि यहाँ पर सलेटी रंग के मृदबांड मिले हैं। सवाल भाई पूछा जाएगा और क्या पूछा जाएगा, बहुत मोस्टली इसको अगर नोट में डाल के लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है कि राजस्थान में सलेटी रंग के जो मृदबांड है वो कहां से मिले, तो आप कह देना तिलवाड़ा सभ्यता से। और यहाँ पर 5 आवासों के अवशेष मिले हैं, यानी यहाँ पर 5 मकान मिले हैं। कितने मकान मिले हैं? 5 मकानों के अवशेष मिले हैं। यहाँ पर एक अग्निकुंड मिला है। देखिए कालीबंगा सभ्यता है और कालीबंगा सभ्यता में 7 अग्निकुंड 7 अग्निवेदिकाएं मिलती है, लेकिन यहाँ पर एक अग्निकुंड मिला है। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि सवाल इस प्रकार के आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे पूछा जाएगा और सवाल कॉमन पूछा जाएगा। राजस्थान में अग्निकुंड के प्राचीनतम अवशेष कहां से मिले हैं? आप कह देना तिलवाड़ा से मिले हैं। कालीबंगा से मिली हैं, लेकिन कालीबंगा कांस्य युगीन की थी और ये कांस्य से पुरानी है। आगे बात करते हैं तो यहाँ पर सिलबट्टा मिला है। सिलबट्टा जिससे क्या करते हैं, मसाले वगैरह क्या करते हैं, पीसने का काम करते हैं, चटनी वगैरह बनाते हैं, वो भी सिलबट्टा आज भी काम में लिया जाता है। इसके अलावा जली हुई हड्डियों के अवशेष मिले हैं। यहाँ पर मानव की जो अस्थि है, अस्थियों की भस्म मिली है। सबसे बड़ी बात है ये जो सभ्यता थी ये नवपाषाण काल की थी और इस सभ्यता का कालक्रम था 500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व के मिड यानी बीच में। आगे बात करूं अगली सभ्यता के बारे में तो अगली सभ्यता है गणेश्वर सभ्यता। बहुत बढ़िया सवाल बनते हैं गणेश्वर सभ्यता के बारे में और एक एक सवाल मैं आपको खींच के बता सकता हूं कि सवाल आपसे पूछा जाएगा। गणेश्वर सभ्यता किस जिले में? सीकर जिले में। कौन सी नदी के किनारे? कांतली नदी के किनारे। इसकी खोज किसने की? रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी और इसका उत्खनन 2 लोगों ने किया था, रतन चंद्र अग्रवाल और डॉक्टर विजय कुमार ने। अब इस सभ्यता का उपनाम पूछा जाता है और कई बार कॉमन सवाल पूछा जाता है कि राजस्थान में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहते हैं? तो गणेश्वर सभ्यता को तो ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी गणेश्वर सभ्यता है। और विशेष बात यह है कि यह ताम्रयुगीन सभ्यता थी, यानी जब तांबे का काल चल रहा था उस समय इस सभ्यता का क्या होता है? प्रारंभ होता है। और ताम्रयुगीन सभ्यताओं में यह सभ्यता सबसे पुरानी सभ्यता है। बहुत बढ़िया सवाल पूछा जाता है कि ताम्रयुगीन सभ्यताओं में सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? नोट डालकर लिखने वाली बात है कि गणेश्वर सभ्यता है। अब देखिए आमतौर पर राजस्थान की सभी सभ्यताएं देखते हैं उनमें आपको मकान मिलेंगे और वो मकान किसके मिलेंगे? पत्थरों से निर्मित मकान मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। तो किसके मिलेंगे? ईंटों से निर्मित मकान मिलेंगे। लेकिन राजस्थान की ऐसी सभ्यताएं जिसमें मकान और बांध मिले हैं वो पत्थर से निर्मित है। मकानों की नींव पत्थरों से बनी हुई है और मकान भी पत्थरों से निर्मित है। और यहाँ पर बांध भी मिले हैं, पुल कहते हैं ना जिसको हम लोग बांध, डैम। तो यहाँ पर जो डैम मिले हैं वो भी किसके मिले हैं? पत्थरों से निर्मित मिले हैं। अब यहाँ पर तांबे के कुछ उपकरण मिले हैं। बहुत बढ़िया सवाल पूछा जाता है, मछली पकड़ने का तांबे का कांटा कहाँ से मिला? गणेश्वर सभ्यता से मिला है। तो गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी के किनारे बसी हुई थी। तो हो सकता है कि किसी जमाने में कांतली नदी का जो फैलाव था, बहाव था और जो अफवाह था बहुत बड़ा था। आज के 2 जिलों में यह सीमित हो जाती है, झुंझुनू और सीकर में समाप्त हो जाती है। लेकिन ये देखिए यहाँ पर मछली पकड़ने का कांटा मिला है, इसका मतलब बड़ी नदी थी और मछली पालन होता था। और यहाँ पर जो तांबा मिला है उसमें 99% तांबा। तो राजस्थान में सबसे शुद्धतम तांबा कौन सी सभ्यता से मिला है? तो आपको कहना है कि सर गणेश्वर सभ्यता से मिला है। और यहाँ पर 6 प्रकार के मृदबांड मिले हैं। ये भी स्पेशली बात है और ये नोट डाउन करने की बात है। जहां पर मैं आपको नोट लिखवा रहा हूं मतलब ये कई बार आपकी परीक्षाओं में रिपीट हो चुके सवाल हैं। अगली सभ्यता के बारे में बात करूं तो आहार सभ्यता। और आहार सभ्यता से रिलेटेड मोस्टली जो इंपॉर्टेंट सवाल है, सवाल ये पूछा जाएगा आहार सभ्यता किस जिले में? आपको कहना है उदयपुर जिले में। सवाल पूछ ले कौन सी नदी के किनारे? आपको कहना आहार नदी के किनारे। सवाल पूछा जाएगा इसके खोजकर्ता कौन थे? बहुत बढ़िया सवाल पूछा जाता है। तो इसके खोजकर्ता थे A.K. व्यास। A.K. व्यास जिनका अक्षय कीर्ति व्यास पूरा नाम है और रतन चंद्र अग्रवाल इसकी क्या करते हैं? खोज करते हैं। इसके बाद में आपसे सवाल पूछा जाएगा इसका उत्खनन किसके द्वारा किया गया? तो देखिए इसका उत्खनन किया गया था 2 लोगों के द्वारा, वीरेंद्रनाथ मिश्र और H.D. सांकलिया। लेकिन मोस्टली सवाल ये इंपॉर्टेंट है कि गणेश्वर सभ्यता की खोज हेतु राजस्थान सरकार के द्वारा किन्हें नियुक्त किया गया था? तो राजस्थान सरकार के द्वारा डॉक्टर विजय कुमार को और P.C. चक्रवर्ती इनको नियुक्त किया गया।
तो देखिए, खोजकर्ता अक्षय कीर्ति व्यास, आर.सी. अग्रवाल, उत्खननकर्ता वी.एन. मिश्र, एच.डी. शांकलिया, और राजस्थान सरकार के द्वारा अपॉइंट किया गया था 2 व्यक्तियों को। किस किस को? पी.सी. चक्रवर्ती और डॉक्टर विजय कुमार को। अब यहां पर पूछा जाएगा कि आहड़ सभ्यता के उपनाम, तो इसको कहा जाता है बनास संस्कृति। बनास संस्कृति किसने कहा था आहड़ सभ्यता को? तो डॉक्टर एच.डी. शांकलिया ने इस सभ्यता को बनास संस्कृति कहा था। इंपॉर्टेंट बात ये इसलिए है क्योंकि कई बार कई व्यक्तियों के कोटेशन परीक्षा में पूछते हैं और कोटेशन से सवाल बनते हैं कि इसकी खोज किसने की या इसकी नामकरण किसने किया। बनास संस्कृति किसने कहा? एच.डी. शांकलिया ने। इसको ग्रामीण संस्कृति की सभ्यता कहा जाता है, इसको मृतकों का टीला कहा जाता है, इसको ताम्रवती नगरी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी गणेश्वर है और ताम्रयुगीन नगरी कौन सी है? ताम्रवती नगरी। तो आहड़ सभ्यता, इसको तांबावती कहा जाता है, इसको आगाटपुर कहा जाता है, इसको आगाट दुर्ग कहा जाता है। ये इसके उपनाम है। आगे बात करूं तो देखिएगा, आहड़ सभ्यता के जो उत्खनन हुआ और उस उत्खनन के 3 अलग अलग स्तर पाए गए हैं, 3 अलग अलग कालक्रम पाए गए हैं। कहते हैं कि पहले स्तर की जब खुदाई हुई तो यहां पर स्फटिक पत्थरों से निर्मित औजार मिले हैं। दूसरे स्तर की जब खुदाई हुई तो यहां पर लोहा, तांबा और कांसे के अवशेष मिले हैं और तीसरे स्तर पर मृद बांड यानी मिट्टी के बर्तन मिले हैं। तो सवाल ये पूछा जाएगा कि आहड़ सभ्यता की खुदाई कितने स्तरों में हुई? तो आप कहोगे 3 स्तरों में हुई है। अब इसी से ही देखिए आगे सवाल पूछा जाएगा, यहां के मकान मिले हैं, तो यहां के जो मकान है उन मकानों की जो नींव है वो पत्थरों से भरी जाती थी, लेकिन उसके बाद नींव पत्थरों से और ऊपर का जो पूरा मकान उठाते थे वो ईंटों से बना होता था। तो सवाल पूछा जाएगा कि वह सभ्यता जिनके से प्राप्त मकानों की नींव थी वो पत्थरों से और ऊपरी जो कार्य होता था वो ईंटों से होता था, तो वो आहड़ सभ्यता है। अब आहड़ सभ्यता के जो लोग थे, मकानों की जो छतें होती थी वो ईंटों से किससे बनाते थे? वो किससे? बांस से बनाते थे और बांस के ऊपर क्या करते थे? घास डालते थे और उसके बाद चिकनी मिट्टी से उसके ऊपर क्या करते थे? लिपाई कर देते थे, जिससे कि क्या हो? पानी वगैरह का क्या नहीं हो? बिल्कुल रिसाव नहीं हो। आगे बात करते हैं तो राजस्थान में जल संरक्षण की जो जानकारी मिलती है, प्राचीनतम जानकारी मिलती है, वो आहड़ सभ्यता से मिलती है। आज के टाइम में जिसको हम लोग वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं, वो वाटर हार्वेस्टिंग या फिर चक्रकूप जल पद्धति का क्या मिलता है? अवशेष मिलता है, जिसको हम लोग शोषण पात्र कहते हैं। कहते हैं कि यहाँ के लोग पानी होता था, उस पानी को क्या करते थे? गहरे गड्ढे में जहां पानी इकट्ठा होता था, चाहे घर का पानी हो, चाहे नाले का पानी हो, या फिर हो सकता है कि जहां पर बारिश का पानी ज्यादा इकट्ठा होता था वहां पर गड्ढा खोदते और गड्ढे लगभग 40 फीट गहरे गड्ढे खोदते थे और उसमें पानी डाल देते थे, ताकि जो पानी का जो ग्राउंड लेवल है या फिर जो जमीन के अंदर का जो पानी है उसका स्तर हमेशा बढ़ा रहे और उनके वहां पर पानी की कोई कमी नहीं हो। आगे बात करूं इसी सभ्यता में, तो यहाँ के लोग कृषि करते थे और आहड़ सभ्यता में चावल के अवशेष मिले हैं और चावलों में भी सबसे बढ़िया क्वालिटी के लंबे लंबे चावल यहाँ पर मिलते थे। आज के टाइम में ऐसे जो आधुनिक जो चावल हो रहे हैं उत्तराखंड में, उत्तराखंड वाले जैसे चावल मिल रहे हैं आज के टाइम में, वैसे यहाँ पर चावल मिले, लंबे चावल मिले हैं। यहाँ पर एक मूर्ति मिली है, बैल की मूर्ति मिली है। बैल की मूर्ति मिलने का कारण क्या हो गया कि यहाँ पर पशुपालन अपने चरम पर था और कृषि भी होती थी, और यहाँ पर जो बैल की मूर्ति मिली है इसको नाम दिया गया है बनासियन बुल टेराकोटा। और यही सवाल परीक्षा में पूछा गया था, बनासियन बुल टेराकोटा बैल की मूर्ति किस सभ्यता से मिली है? आहड़ सभ्यता में। यहाँ पर जब मरता था आदमी होता था, मृतक होता था, उसका सिर उत्तर दिशा में रखा जाता था और उसको आभूषण और वस्त्र सहित दफनाया जाता था। तो हो सकता है कि वहां के लोग पुनर्जन्म में क्या करते होंगे? विश्वास करते होंगे। आगे बात करते हैं तो यहाँ पर परिवार, यहाँ पर परिवार कहते हैं कि पितृसत्तात्मक परिवार था और संयुक्त परिवार था। पितृसत्तात्मक और संयुक्त परिवार का इसलिए कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर मात्र सत्तात्मक कुछ ऐसी चीजें मिली नहीं, पितृसत्तात्मक बहुत सारी चीजें मिली है। संयुक्त परिवार इसलिए क्योंकि यहाँ पर घर मिले और घरों में कई घरों में 2 चूल्हे, कहीं पर 3 चूल्हे और कहीं पर 6 चूल्हे मिले। तो हो सकता है कि परिवार बड़ा था, ज्वाइंट फैमिली थी और खाना बनाने में बहुत ज्यादा लोगों का योगदान चाहिए था। महिलाएं ज्यादा खाना बनाती थी, ज्यादा लोगों का, तो 2, 3 या 6 चूल्हे मिले यहाँ के घरों में। उपकरण किससे मिले हैं? तो यहाँ पर तांबा गलाने की भट्टी मिली है। तो सवाल पूछा जाता है तांबा गलाने की भट्टी कहां से मिली? आहड़ सभ्यता में। और तांबे के उपकरण मिले हैं। यहाँ पर कुछ सिक्के मिले हैं और सिक्के किसके मिले हैं? तांबे के सिक्के मिले हैं, मुद्राएं तांबे की मिली है, याद रखना। तो यहाँ पर तांबे की क्या मिली है? मुद्राएं मिली है और इन मुद्राओं को इंडो ग्रीक मुद्राएं कहा जाता है, क्योंकि ये जो मुद्राएं हैं वो यूनान की मुद्राएं हैं। यूनान की मुद्राएं इसलिए क्योंकि यहाँ पर यूनान के देवता अपोलो का चित्र मिलता है
और इस पर यूनानी भाषा में लेख मिला है। तो सवाल पूछा जाता है कि यूनानी देवता अपोलो का चित्रित जो सिक्के हैं, जो मुद्राएं हैं, वो कौन सी सभ्यता से मिली है? तो आप कहोगे आर्य सभ्यता से। आर्य सभ्यता के बारे में कुछ फैक्ट है जो आपको याद रखना है। पहला फैक्ट है कि यहाँ पर अनाज रखने के कुछ भंडार मिले हैं, और अनाज रखने के जो भंडार मिले हैं, मिट्टी के जो पात्र मिले हैं, उनको क्या कहा गया है? उनको या तो गोरे कहा गया है या फिर कोटे कहा गया है। आगे बात करूं तो यहाँ के जो मृद भांड है वो उल्टी तपाई शैली में, बहुत बढ़िया सवाल बनता है, ध्यान रखना कि उल्टी तपाई शैली क्या थी। तो उल्टी तपाई शैली का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो बर्तन मिले हैं उन बर्तनों का बाहर से रंग कैसा है? काला, और अंदर से है लाल, इसलिए कृष्ण लोहित रंग के बर्तन मिले हैं, क्योंकि उनको उल्टा पकाया जाता था। बर्तन होता था उसको उल्टा रखते थे और फिर क्या करते थे? उसको पकाते थे, जिसके कारण वो धुएं से अंदर से क्या होता था? पकता था, और आग से पकता था तेज आंच में, तो अंदर से काला होता था और बाहर से लाल होता था। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं कि लकड़ी के छपाई के ठप्पे मिले, और लकड़ी से निर्मित छपाई के ठप्पे मिलते हैं, इसका मतलब इस सभ्यता में रंगाई छपाई का कार्य अपने चरम पर था। यानी कपड़ों की क्या होती थी? रंगाई भी होती थी, और कपड़ों की यहाँ पर क्या होती थी? छपाई भी होती थी। और यहाँ पर क्या मिला है? यहाँ पर एक सुराही मिली है। सुराही क्या है? तो यहाँ पर एक बिना हत्थे का जलपात्र मिला है। कैसा? बिना हत्थे का एक जलपात्र मिला है। आमतौर पर ऐसी सुराहियों का प्रयोग ईरान और बलूचिस्तान में होता था। तो ध्यान रखना, ईरान और बलूचिस्तान जैसी यहाँ पर सुराही मिली है, तो हो सकता है कि यहाँ के लोगों का संबंध ईरान और बलूचिस्तान की सभ्यता से भी रहा होगा। यहाँ पर एक आटा पीसने की चक्की मिली है, लोहे के उपकरण मिले हैं। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रारंभ में यह सभ्यता लोह युगीन थी, लेकिन अंत में इस सभ्यता में लोह युग का प्रारंभ हो गया था, इसीलिए यहाँ पर लोहे के क्या मिले हैं? गुणिया C79 क्या मिले हैं? उपकरण मिले हैं। लोह युग का प्रारंभ हो चुका था इसी सभ्यता के समय। आगे बात करें तो यहां पर कहते हैं कि जब खुदाई हुई तो 8 अलग अलग स्टेप मिले। तो इस सभ्यता के बारे में कहा जाता है कि यह सभ्यता एक ही स्थान पर 8 बार उजड़ी थी और एक ही स्थान पर 8 बार बसी थी। यहां पर तांबे की 40 खाने मिली है। आहड़ में तांबे की कितनी मिली है खाने? तो आप कहोगे सर 29 कितनी मिली है? 40 खाने मिली है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आहड़ सभ्यता में 40 तांबे की क्या मिली है? खाने मिली है। ये जो आज का जो वीडियो था वो आपका RS प्री, सब इंस्पेक्टर और आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण था। यह वीडियो पार्ट 1 है। इस वीडियो को इतना फैलाइए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए कि इसका सेकंड भाग भी बनकर आपके लिए तैयार हो जाए। और अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग चाहते हैं कि आप ऑनलाइन हमारे माध्यम से जुड़े, ऑफलाइन भी जुड़े या फिर टेस्ट सीरीज के माध्यम से जुड़े, तो तक्षशिला एकेडमी के जो पट्टी में नंबर दिए जा रहे हैं 63 और 95 वाले, वहां पे आप कॉल करके पूरी डिटेल ले सकते हैं। बाकी मिलूंगा नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।